इस कहानी के लेखक हैं नीतीश कुमार। हार गया हूं मैं अपनी जिंदगी से। मैंने दिलो जान से चाहा था तुम्हें और तुमने महज कुछ चांदी के सिक्कों के लिए मेरा साथ छोड़ दिया। क्या कमी थी मुझ में? क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं था? क्या मेरे पास दौलत नहीं थी? आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? ऐसी क्या बात थी कुश में श्रुति जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया? याद रखना, जिस तरह मैं तड़प रहा हूं उसी तरह तुम भी तड़पोगी, मौत की भीख मांगोगी। याद रखना मेरी बात को श्रुति, याद रखना। ये आखिरी अल्फाज थे राज के। इसके बाद मोबाइल की बैटरी लो हो गई और फिर फोन ब्लिंक करके बंद हो गया। राज के अंकल फोन पर उसकी सुसाइड वीडियो को देखकर रो रहे थे। अरे कौन सी मनूस घड़ी में पाला पड़ा था राज का इस चुड़ैल से। डायन खा गई मेरे भतीजे को। इतना कहकर राज के अंकल ने सामने बैठे एक तांत्रिक को फोन थमाते हुए कहा, ये लीजिए राज का मोबाइल, और जैसा बोला है ठीक वैसा ही कीजिएगा। तांत्रिक भी राज का मोबाइल अपने हाथ में ले उस पर लाल सिंदूर लगा और एक नींबू रख कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। इधर एक लड़की शादी के जोड़े में आईने के सामने बैठी सच संवर रही थी। बाहर बारातियों के स्वागत की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी, जिसका शोर वो साफ सुन सकती थी। और अचानक एक लड़का हांफते हुए उसके कमरे में आया। श्रुति, तुझे राज का पता चला? श्रुति ने जैसे ही राज का नाम सुना तो उसकी सांसें फड़क उठी। क्या कह रहा है मिलन? आज शादी है मेरी और तू राज का नाम लेकर मेरी शादी तोड़वाना चाहता है? बल्कि तुझे तो सब पता है ना, फिर भी। हाँ मुझे सब पता है, लेकिन तुझे यही नहीं पता कि राज ने सुसाइड कर लिया है। श्रुति ये सुनते ही खड़ी हो गई। उसके मन में राज का नाम गूंजने लगा था। बाहर इतने शोर के बाद भी श्रुति का दिल और दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया था। श्रुति, तूने सुना मैंने क्या कहा? राज ने सुसाइड कर लिया है। मिलन की ये बात श्रुति के कानों में गूंज रही थी कि तभी उसने बुदबुदाते हुए बस इतना कहा, राज का मोबाइल? क्या मोबाइल? ये तो क्या बोल रही है? हाँ, मुझे राज का मोबाइल चाहिए, वरना सब खत्म हो जाएगा मिलन। तुम होश में दो। कुछ घंटों में तेरी शादी है और तुझे राज का मोबाइल चाहिए? तो सच में हिल गई है। मैं तो बस यहाँ ये सब बताने आया था। वैसे एक बात बोलूं, तूने उस बेचारे के साथ अच्छा नहीं किया। हर किसी को अपने लिए बेहतर चुनने का हक है और मैंने भी वही किया। इसमें क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं पता। वैसे तुझे ये खबर कहाँ से मिली? क्या मतलब? मैं अभी खुद उसकी लाश को मुर्दाघर में देख कर आया हूँ। अभी तो उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। मिलन की बात सुन श्रुति ने बुदबुदाते हुए कहा, तो शायद से उसका फोन उसकी लाश के पास ही होगा। श्रुति ने खुद से कहा और मिलन का हाथ पकड़कर घर के पीछे वाले दरवाजे से सीधा मुर्दाघर की ओर चल दी। श्रुति, तूने पहले भी गलत किया था और तू अब भी गलत कर रही है। कुछ घंटों में तेरी शादी है और तुझे अभी भी वो फोन सूझ रहा है। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो 2 कौड़ी के फोन के लिए अपनी शादी छोड़कर आऊं। राज के फोन में मेरे कुछ प्राइवेट फोटोज और वीडियोस हैं, जो अगर पुलिस या किसी और के हाथ लग गए तो मेरा पूरा खानदान तबाह हो सकता है। अब ये क्या नई बकवास शुरू कर रही हो तुम? हाँ मिलन, ये सच है। अगर वो फोन मुझे नहीं मिला तो आने वाली जिंदगी का हर एक लम्हा मैं एक डर के साए में जीऊंगी, क्योंकि मेरी शादी जिससे हो रही है वो इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का साला है, जिसके लिए मैं एक संस्कारी और आदर्श बहू बनने वाली हूँ। और तुझे तो पता ही है ना मिनिस्टर कितना कमीना है। तू खुद भी तो एक रिपोर्टर है ना, सारे कच्चे चिट्ठे जानता है तू। श्रुति की सारी बात सुन मिलन ने भी अपनी गर्दन झुका ली और चुपचाप सीधा मुर्दाघर की ओर चल दिया। तेजी से बढ़ते कदम श्रुति की घबराहट को साफ जाहिर कर रहे थे। मुर्दाघर लाशों से भरा पड़ा हुआ था। यहाँ तक कि जमीन पर भी कुछ लावारिस लाशें बिखरी हुई थी। लाशों की तादाद इतनी थी कि राज की लाश तक पहुंचना खुद वार्ड बॉय के लिए भी मुश्किल हो रहा था। तभी श्रुति जोर से चीख पड़ी, क्योंकि श्रुति का दुपट्टा एक लाश के हाथ में फंस गया था और उस लाश का केवल धड़ ही था, सिर था ही नहीं। फिर भी उसने किसी तरह खुद को संभाला और राज को देखने के लिए आगे बढ़ी।
श्रुति को राज के अंतिम दर्शन कराए गए। वो लाश के ऊपर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी थी, पर उसके हाथ अभी भी राज के फोन की तलाश कर रहे थे, पर उसे वो फोन कहीं नहीं मिला। लेकिन लाश को देखकर यही लग रहा था कि अभी तक उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, तो फिर वो फोन कहां जा सकता है? श्रुति इन सब सवालों से जूझ रही थी कि अचानक ही मुर्दा घर की लाइट चली गई। चारों तरफ खूब अंधेरा पसर गया। तभी श्रुति ने एक आवाज सुनी। कोई अंधेरे में उसे अपने पास बुला रहा था। श्रुति, इधर श्रुति, अरे देख तो सही, तेरे सामने हूं मैं। श्रुति अंधेरे में देखने लगी, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मिलन, ये तुम हो क्या? क्या तुम मुझे बुला रहे हो? श्रुति मिलन को आवाज लगाती हुई अंधेरे में ही लाशों के ऊपर चलते हुए भटक रही थी कि तभी मुर्दा घर की लाइट आ गई। पर अब पूरे मुर्दा घर में सिर्फ श्रुति अकेली जिंदा बची थी। खुद को अकेला पाकर उसकी सांसें और तेज हो गईं। उसने बाहर जाने की ओर कदम बढ़ाया ही था कि तभी एक एक करके लाशें खड़ी होने लगी। लाशें अपने आप ही बॉक्स से निकल श्रुति की तरफ चली आ रही थी। किसी लाश की आंखें नहीं थी, तो किसी के हाथ या पैर, तो किसी की अतड़ियां पेट से साफ लटक रही थी, तो किसी का सिर ही नहीं था। इतना भयानक मंजर देख श्रुति मदद बुलाने के लिए आवाज तो लगा रही थी, पर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर बिना किसी आवाज के। उसके गले से शब्द ही नहीं फूटे थे। देखते ही देखते एक एक कर लाशों ने उसे दबा दिया। उसका दम घुटने लगा था। उसकी हालत इतनी बदतर हो चुकी थी कि उसका नाखून तक लाशों के नीचे दब चुका था। और तभी सब कुछ एकदम शांत हो गया कि अचानक ही श्रुति का फोन वाइब्रेट करने लगा और अगले ही पल वो लाशों को चीरते हुए बाहर आ गई। उसका बदन खून से भीग रखा था और कोने में उसे मिलन की उधड़ी हुई लाश भी दिखी। उसकी नजर मोबाइल की स्क्रीन पर गई। राज का कॉल आ रहा था, जबकि राज की लाश ठीक उसके सामने थी। उसने कांपते हुए मोबाइल कान पर लगाया और बस इतना कहा, हेलो राज। श्रुति कहाँ है? बारात दरवाजे पर खड़ी है और उसका कुछ पता नहीं है। किसी ने देखा क्या उसको? एक आदमी सबसे पूछते हुए बारात के स्वागत के लिए जा रहा था। बारात भी पूरे जोर शोर के साथ दरवाजे पर खड़ी थी, पर इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंच पाता, शादी का शोर मैयत की शांति में बदल गया और सबकी नजरें भीड़ को चीरती हुई खून से लथपथ एक लड़की पर जा टिकी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि श्रुति ही थी और वो अपनी बारात को चीरती हुई अपने कंधे पर राज की लाश लिए सीधा मंडप की ओर चले जा रही थी। श्रुति, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? आज तुम्हारी शादी है और मैंने मना किया था इस रात से दूर रहने के लिए, पर तुम इसे अपने कंधे पर उठा सीधा शादी में ले आई। तुम्हें पता भी है तुम्हारी इस हरकत से हमारी जान भी जा सकती है। श्रुति ने अपने पिता की बात सुनी तो थी, पर वो रुकी नहीं। वो मंडप पर पैर रखने ही वाली थी कि तभी पिता ने श्रुति का हाथ पकड़ उसे वापस खींचा ही था कि श्रुति ने अपने पिता को एक लात मार मंडप से दूर फेंक दिया और चीखते हुए बोली, खबरदार, जो तूने मेरे होने वाले पति को छूने की भी कोशिश करी तो मैं तेरा भी वही हाल करूंगी जो तूने मेरे राज का किया था। ये क्या नापशना बक रही हो तुम? पहले अंदर चलो, बैठकर बात करते हैं। पर श्रुति ने अपने पिता की एक नहीं सुनी और सीधा मंडप में बैठ गई और राज की लाश को अपने बगल में बिठा पंडित से गुस्से में कहा, अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो जल्दी मंत्र पढ़ना शुरू कर, वरना इसी हवन कुंड की अग्नि में मैं तुझे जिंदा जला दूंगी। श्रुति की बात सुन पंडित भी डर गया। उसने तुरंत ही मंत्र पढ़ना चालू कर दिए और अग्नि कुंड में आहुति डालने लगा। प्रदेश की सारी मीडिया इसको लाइव न्यूज की तरह टेलीकास्ट कर रही थी। सब लोग ये देखकर हैरान थे कि भला कोई लड़की किसी लाश से कैसे शादी कर सकती है। तो श्रुति राज की लाश को गोद में उठाए फेरे लेने लगी। तब उसके पिता ने अपने सिर पर बंदूक तानते हुए कहा, रुक जा श्रुति, वरना मैं खुद को गोली मार लूंगा।
और मेरी मौत की जिम्मेदार तू होगी, सिर्फ और सिर्फ तू। ठीक उसी तरह जिस तरह राज की मौत के जिम्मेदार आप हैं, सिर्फ और सिर्फ आप। मैंने राज को नहीं मारा, बल्कि उसने तो सुसाइड। नहीं पिताजी, बल्कि आपने उसे इस तरह से मारा कि सबको सुसाइड लगे, क्योंकि आपको पता चल गया था कि मैं और राज आज रात भागने वाले हैं। इसलिए कल को कोई हंगामा ना खड़ा हो जाए, आपने पहले उसे सुसाइड का वीडियो रिकॉर्ड करवाया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। वो तो मिलन की वजह से मुझे राज की मौत का पता चला और मैं बहाने से उस तक पहुंच गई, वरना आपने तो उसकी लाश को भी ठिकाने लगाने का सोच लिया था। श्रुति की बात सुन सारे मीडिया के कैमरे उसके पिता पर ही तन गए। सबको अब एक प्यार करने वाले जोड़े पर तरस आ रहा था और एक बाप से घिन। तभी पिता ने गरजते हुए कहा, हाँ मैंने मरवाया राज को, वो भी तेरे भले के लिए, तेरी अच्छी जिंदगी के लिए। लेकिन तूने सब बर्बाद कर दिया श्रुति, सब बर्बाद कर दिया। पर अगर तूने अपना ये आखिरी फेरा पूरा किया तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। श्रुति के पिता उस पर बंदूक ताने कह रहा था, पर श्रुति भी राज की लाश को गोद में उठाए आखिरी फेरा लेने के लिए बढ़ चुकी थी। और इधर पिता की उंगलियां भी ट्रिगर को दबाने के लिए मजबूर थीं कि तभी किसी ने पिता का हाथ पकड़ उसकी दिशा बदल दी और गोली घोड़े पर बैठे दूल्हे को जा लगी। चारों ओर एकदम से हल्ला हो गया, लोग बेसुधी इधर उधर भागने लगे। मेरे भतीजे को मारा तूने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तो पहले ही तेरी बेटी पर काला जादू करके उसे मारने की सोच रहा था, पर तांत्रिक ने राज की आत्मा से मेरी बात कराई, तब मुझे सच का पता चला। उसे मारने में मिलन का भी हाथ था, इसलिए मैंने उसे मुर्दा घर में खत्म करवा दिया, पर तेरी बेटी को छोड़ दिया। इसलिए ही तेरी बेटी मुर्दा घर से जिंदा वापस आई है। सच जानने पर मैंने तेरी बेटी को काली शक्तियों से इतना ताकतवर कर दिया कि अब वो तेरी भी नहीं सुनेगी। राज के अंकल श्रुति के पिता से छड़पते हुए सब बोल ही रहे थे कि तभी 2 गोली और चली, पर भीड़ ने रुकने का नाम नहीं लिया। कुछ पल बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो जमीन पर 3 लाशें मिली, एक दूल्हे की, दूसरी श्रुति के पिता की और तीसरा इंसान था राज के अंकल, जिसने उसके पिता को गोली चलाने से रोका था और उसी झड़प में अपनी और श्रुति के पिता की भी जान गंवा दी। पर श्रुति और राज का कुछ पता नहीं चला। मामला पहले ही हाई प्रोफाइल था, इसलिए श्रुति को ढूंढने के लिए सीबीआई इंक्वायरी भी बैठी। अब इस हादसे को 4 साल हो गए और श्रुति का किसी को कुछ पता नहीं है। डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टोरो टीवी हॉरर हिंदी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी डरावनी कहानी देखें दुनिया वाले, तो अभी भेजिए अपनी कहानी टोरो टीवी के मेल एड्रेस पर। हो सकता है अगली रूह कपा देने वाली कहानी आपकी हो।